जीटीवी में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर शंघाई कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में दोशंबे में हैं और कई एतबार से ये कॉन्फ्रेंस इसलिए अहमियत की हामिल है कि काबुल में तालिबान की हुकूमत के आने के बाद तमामी मुल्कों को इस बात की तशवीश है, ख़ासतौर पर रूस, चीन, ईरान, अमेरिका का दूसरा मामला है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान। और इसीलिए आज जो पहली अहम मुलाकात हमारे प्राइम मिनिस्टर की हुई वो ईरानी सदर से हुई। यकीनन इस मुलाकात में जो दुतरफा हुई होगी, आमतौर पर जैसे कर्टसी कॉल कहा जाता है, इन कॉन्फ्रेंस में मौके मिलते हैं प्राइम मिनिस्टर को, वो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उस तरह दौरे नहीं करते जिस तरह साबिका वज़राए आज़म अपनी फ़ौज ज़फ़र मौज के साथ करते हैं। एक मुख्तसर दौरे के बाद पहुँचे। हाँ, ये ज़रूर है कि एक बिजनेसमैन जो कंपनीज़ थी उनकी एक बहुत बड़ी तादाद अपने तौर पर वहाँ पहुँची है और हमारे वज़ीर तिजारत भी हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद हैं। इस पर ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू करेंगे लेकिन शायद आइंदा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ मैंने कहा जो वफ्द में हमारे न जाने क्यों इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एक ऐसे वक्त में जबकि अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया था, डॉलर की उड़ान भी अपनी जगह है और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि ये जो दौरा है, इस तरह के दौरे हैं या इस तरह मुलाकातें हैं, ये पस मंज़र में चले जाती हैं और मीडिया की सारे जो हेडलाइन है वो यही बनती है, महंगाई, पेट्रोल, डॉलर। और सॉरी टू से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो बड़े बाखबर हैं, जब पेट्रोल की अचानक जो कीमत बढ़ी और जो ग़ालिबन तारीख़ में सबसे ज़्यादा बताई जाती है, उनका फरमाना था कि अभी भी इस रीजन में, जी हाँ कहते हैं इस रीजन में पेट्रोल की सबसे ज़्यादा कम कीमत है। अब मैं चौधरी साहब मौजूद होते तो सवाल ही करता कि दीगर ममालिक किन किन मामलों में कहाँ पहुँच चुके हैं, उनकी एक्सपोर्ट कितनी बढ़ चुकी है, उनका रुपया कितना मजबूत है, उनके यहाँ रोज़गार बेरोज़गारी कितनी है। तो जब वो पहलू जिसमें आपका फ़ायदा हो उसमें आप कहते हैं जी इस रीजन में जो है वो हमारी अभी भी कीमतें ज़्यादा हैं। और जैसे मैंने कहा कि इस वक्त डॉलर की उड़ान और ख़ास तौर पर पेट्रोल वो अपनी मुल्क की सतह आज तक मुल्क में कभी वहाँ तक नहीं पहुँचा, यानी डॉलर जो है वो 168-169 रुपये के करीब पहुँच चुका है। और ये जो महंगाई की तीसरी लहर की जा रही है उसमें ख़ास तौर पर जो और जैसे जैसे रुपए की कदर जब कम होती है तो आपको इल्म है कि जो हम चीज़ें मंगवाते हैं या चीज़ें भिजवाते हैं उन पर भी असर पड़ता है और उससे ख़ास तौर पर महंगाई पर असर पड़ता है। पेट्रोल का 123 रुपये होना और डॉलर का 168 के करीब होना ये मज़ीद मुल्क को ना सिर्फ महंगाई में धकेलेगा बल्कि साथ ही आपको इल्म है कि जब महंगाई बढ़ती है तो हमेशा इसका एक गरीब मेहनतकश वर्कर ही मुतासर होता है। हमारे साथ मुमताज़ माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हसन साहब मौजूद हैं, डॉक्टर अशफाक हुसैन साहब मौजूद हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आप तो पावर कॉरिडोर में एक अरसे तक रहे हैं और इब्तदा में खान साहब के भी साथ थे। तो बात डॉलर से ही शुरू करूँगा और फिर पेट्रोल, क्योंकि ये डायरेक्टली इससे मुतासर हुए हैं, फिर महंगाई भी। डॉक्टर साहब देखिए, बात यह है कि जो कुछ भी डॉलर के साथ हो रहा है, दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बहुत अहम चीज है नोट करने की कि ये इकोनॉमिक्स के उसूल के खिलाफ ये काम हो रहा है। जब हमारा रिजर्व बढ़ रहा है और प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करते रहते हैं कि पाकिस्तान का रिजर्व तारीख के सबसे बुलंद तरीन जगह पे पहुंच गया है, हमें भी खुशी होती है। और जब रिजर्व बढ़ रहा है तो एक्सचेंज रेट पे वो तो अप्रिशिएट होता है, डिप्रिशिएट नहीं हो सकता कभी। तो आप सोचें कि ये ऐसा ही है कि आप गन लेकर आप बॉर्डर पे चले गए हैं और दुश्मन आप पे फायरिंग कर रहा है और आपके पास गन मौजूद है और आप कुछ उसके जवाब नहीं दे रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप फायरिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर ऐसे हथियार की जरूरत क्या है जो आपको प्रोटेक्ट न कर सके? तो ऐसे रिजर्व का क्या फायदा जो अपने एक्सचेंज रेट को सपोर्ट ना कर सके? तो
इसलिए जब रिजर्व बढ़ता है इसका मतलब ये होता है कि जो बाहर से डॉलर हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं कंपेयर टू जो मुल्क से फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है। और जाता है किसकी शक्ल में? इंपोर्ट की शक्ल में जाता है, डेट की पेमेंट की शक्ल में जाता है। फर्ज कर लें कि $10 हमारे यहाँ आया और $8 चला गया वापस, तो $2 जो बचा है वो रिजर्व में ऐड हो जाता है। So as long as the reserve is rising, there is no justification for such a massive decline in exchange rate. तो ये गवर्नर साहब जो है ये इस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैं इतना कहूँगा आपको, बड़ा खुलकर कहूँगा मैं कि सब चीज़ ठीक सिस्टम पे जा रही थी। आप यकीन करें कि जब ये चौथे साल में दाखिल हुए इकोनॉमी मेरे हिसाब से बिल्कुल पटरी पे चढ़ गई थी। थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। प्राइवेट के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था एंड एवरीथिंग वाज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एकदम समुद्र में किसी ने भूचाल क्रिएट कर दिया, आग लगा दी समुद्र में भी और हर चीज को हिला कर रख दिया है। हर चीज हिल गई है और मैं अब तो हैरान हूं अपने प्राइम मिनिस्टर पे कि इनको समझ क्यों नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ये डॉक्टर साहब, मुझे इल्म है कि आप बहुत ही सीरियसली और संजीदगिया पहलू रखते हुए गुफ्तगू करते हैं, और अगर आप ये कह रहे हैं इक़्तिसादी मैनेजर में गालिबन अगर 3 बड़े होते हैं तो स्टेट बैंक का गवर्नर का मेरे ख्याल में एक या दूसरा होता है और जो पूरी पॉलिसी को मॉनिटर करते हैं, और आप गवर्नर स्टेट बैंक के बारे में आपका ये कहना कि वो साजिशें कर रहे हैं और डॉलर है वो यकीन उस हवाले से भी कह रहे हैं, तो फिर जो इस टीम के मैनेजर कप्तान हैं यानी हमारे मोहतरम वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन, उनके बारे में क्या कहेंगे जो महंगाई का सबब, चाहे पेट्रोल हो और चाहे आम चीज़ें हों, बिजली हो, आटा हो, चावल हो, चीनी हो, उनके बारे में फिर क्या कहेंगे जिन्होंने कहा है कि कोरोना महंगाई का सबब है? डॉक्टर साहब देखिए, ये क्या कहा जाए, मैं शौकत तरीन साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ। जब से ये वजीर बने हैं मैंने बहुत तारीफ की है इनकी हर उस पे कि ये बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस किस्म की बातें करें कि कोरोना है, कोरोना की वजह से महंगाई हो गई है, ये बात गलत है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं महंगाई के ऊपर। पाकिस्तान में महंगाई आटे की वजह से होता है, ये नोट कर लें। बात ये कि लोगों ने कभी ठीक से गवर्नमेंट में काम नहीं किया ना, ये आते हैं जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, इनको पता नहीं है सिस्टम का। सबसे इस मुल्क में जो है इन्फ्लेशन की जो जड़ है वो व्हीट प्राइसेस है, और इस पे एम्पिरिकल एविडेंस है कि 10% इंक्रीज इन सपोर्ट प्राइस ऑफ व्हीट विल इंक्रीज ओवरऑल इन्फ्लेशन बाय 3%। तो आप देखिए इस मुल्क में अगर फूड इन्फ्लेशन 17%, 18% मुसलसल रहा है, ये किस पीरियड में रहा जब आटे की कीमत बढ़ रही थी? तो आटे की कीमत किस वजह से बढ़ रही थी? क्या ये डिमांड एंड सप्लाई की वजह से हो रही थी? द आंसर इज नो। ये रेट ऑफ द स्टेट कमजोर होने की वजह से जो लोग इस ट्रेड में हैं उन्होंने खूब खेला और उनको इस यकीन से खेला कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता इस मुल्क में, ना मुझे कोई पकड़ सकता है, और अगर मुझे पकड़ भी लिया, किसी ने गलती कर ली पकड़ने की, तो मेरा फिर भी कुछ नहीं हो सकता। ये जो हौसला है इसने तबाही फेरी है। तो ये कोई कोरोना वोरोना नहीं है। आप व्हीट की वो हुकूमत सक्सेसफुल हुकूमत होती है जिसने व्हीट की प्राइस पे काबू रखा हो। चलें, डॉक्टर साहब ने तो फरमा दिया कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना मुताद अल्फाज इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर साहब के कोरोना वगैरह नहीं है, लेकिन मैं आऊँगा एक डॉलर का, चले फिर भी इतना आम आदमी से ताल्लुक़ नहीं हो तो बेचारा सफ़र क्या कराची से बाहर का नहीं कर सकता, लेकिन पेट्रोल मैं कहा कराची में मैं नहीं समझता कि कम से कम कोई 15 से 20 लाख शायद कहते हैं मोटरसाइकिल वाले हैं, रोज़ाना वो 1 या 2 दिन का भरते हैं 100 रुपये का, कुछ लोग 50 रुपये का।
अब 123 रुपये का उनका 2 दिन का करना पड़ेगा। मुझे नहीं इनके 1 रुपये होगा, गाड़ियों का इस तरह होगा। लेकिन खास तौर पर मैंने कहा कि लोअर मिडिल क्लास पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। पेट्रोल के बाद ट्रांसपोर्टर खुद कीमतें बढ़ा देते हैं। ट्रांसपोर्ट से जो फिर चीज़ें आती हैं सब मंडियों से, उसकी भी कीमतें बढ़ जाती हैं। यानी पेट्रोल के सबब बेशुमार होते हैं। तो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी बड़ी सादगी से, जैसे मैंने कहा इब्तिदा में, कि इस रीजन में अभी भी सबसे कम जो है वो पेट्रोल मसनूआत की कीमतें हैं। डॉक्टर साहब देखिए, उन बेचारों के पास जब कुछ होता नहीं है तो यही कहते हैं। देखें, इतने बेचारे भी नहीं है डॉक्टर साहब। मजीद बढ़ेगी। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमत ना भी बढ़े तो आपके डॉलर की डिप्रिसिएशन की वजह से लैंडेड कॉस्ट जो है, जब वो फर्ज कर लें कि 1 गैलन पेट्रोल $1 का था जब पाकिस्तान में आ रहा था मई के महीने में, तो वह 152 रुपया था। आज वही पेट्रोल एक गैलन अगर $1 में रहा है, कीमतें नहीं बढ़ी हैं, तो आज 170 रुपए में यहां लैंड करेगा। तो कीमतें बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? ये डिवैल्यूएशन तबाह कर देगा पाकिस्तान को। लेट मी रिपीट, मुजाहिद बरेलवी साहब, जिस तरीके से एक्सचेंज रेट के साथ खेला जा रहा है, ये इस मुल्क की मईशत को तबाह कर देगा। प्राइम मिनिस्टर को ये समझ नहीं आ रहा है ये क्या लेके जाएंगे इलेक्शन में। यही सिलसिला रहा। आप यकीन करें कि 100 रुपए केजी आटा बिकेगा, आप 100 रुपए केजी आटे लेके आप इलेक्शन में जाएंगे। तो ये डिफेंस, ये आपके बजट को बर्बाद कर देगा, हमारे डेट सिस्टम को खराब कर देगा, महंगाई का तूफान ले आएगा ये। डॉक्टर साहब आप दुरुस्त फरमाया, लेकिन क्या सबब है ये, क्यों कुलाड़ा मारती हैं हुकूमतें और ख़ासतौर पर सराब मुल्कत? मैंने पास में सुना है कि जो एक प्राइम मिनिस्टर थे उनके बारे में कहा जाता था कि वो सुनते नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर साहिबा के बारे में कहा जाता था वो प्राइम मिनिस्टर मौसूफ जो थे, नाम क्यों नूर शरीफ साहब का, कि वो सुनते नहीं थे। और उनके बारे में कहा जाता था दूसरी प्राइम मिनिस्टर साहिबा का वो समझती नहीं थी। खान साहब के साथ आप करीब रहे हैं, आप क्या कहेंगे? ये सुनते भी हैं, समझते भी हैं, और इसलिए कि हम इसका जिम्मेदार कप्तान को ठहराएं, कप्तान की टीम को, क्योंकि बहरहाल कप्तान के लिए तो मुमकिन नहीं है कि वो क्रिकेट को भी देखे, वो मईशत को भी देखे, वो मुल्की दौरे भी देखे, वो निष्कारी को भी देखे, वो एविएशन को भी देखे, एक मुमकिन नहीं है ना। इसलिए इख्तियारी मैनेजर को फॉलो करते होंगे ना, या आप समझते हैं कि कप्तान जैसे स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर खुद ही फैसले करते हैं और आज जो मसाइल हैं फिर उसके जिम्मेदार वही हुए ना डॉक्टर साहब? असल में बात यह है कि जो इकोनॉमिक मैनेजर तो हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास इर्द गिर्द को ऐसे लोग नहीं हैं जो प्राइम मिनिस्टर को ला सके सही। मैं डे 1 से, आप गवाह हैं, ये पाकिस्तानी कौम भी गवाह है कि मैं बार बार एक ही लफ्ज़ बोल, मैंने कभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्रिटिसाइज नहीं किया। मेरे नज़दीक ही ये बेहतरीन इंसान है इस मुल्क के लिए, लेकिन इनकी जो टीम है वो इनको मिसगाइड करते रहे हैं। मिसगाइड कर करके वो अच्छी खबरें देते हैं। इनकी कमजोरी है हमारे प्राइम मिनिस्टर की कि वो सिर्फ अच्छी खबर सुनना चाहते हैं। जहां कोई वजीर बुरी खबर लेकर आ जाए तो उसको पीछे कर देते हैं। तो हर वजीर की कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा खबर दे, और उस वजीर को पता नहीं चलता है इन चीज़ों का कि ये खबर अच्छा है या बुरा है। वो जाके बता देते हैं कि सर ये बहुत अच्छी खबर है, उन्होंने ट्वीट कर दिया। इसलिए प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द भी लोग होने चाहिए। अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर हमेशा एक चैनल अपना खुला रखे कि जो लोग अदर देन गवर्नमेंट हैं, वो जो बातें कर रहे हैं, उनके साथ बुला के यार चाय पी लो और उससे पूछ लो कि भाई क्या आप जो ये बोलते रहते हैं इसमें क्या है, जरा हमें समझाएं। लोग समझाएंगे उनको जाकर कि ये आपके वज़रा जो है, जिस तरीके से हमने तो करंट अकाउंट इतना बोला गया, करंट अकाउंट मैं उस वक्त भी कहता था कि खुदा के वास्ते जिस तरीके से करंट अकाउंट को ठीक करने की कोशिश की गई है, वो 10 बीमारियों को उसने जन्म दिया है, मौसी बीमारियों को जन्म दिया है उसने, लेकिन वो 10 मौसी बीमारी वो कोई बताने वाला नहीं है। यकीन करें हम उनके हमदर्द हैं, हम समझते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, हमें उनके हाथ बटाना चाहिए, लेकिन उनके आस्तीन के सांप उन्हें डस रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा है। हम बाहर से बैठ के चीख के उनको बता रहे हैं कि ये आपके आस्तीन के सांप हैं, ये आपको डैमेज कर रहे हैं।
तो आपने देखा इंतहाई दो टोक अल्फाज में इंतहाई सीनियर इकोनॉमिस्ट माहिर मईशत हमारे डॉक्टर अशफाक हसन ने कहा कि अभी तक मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक लायक आदमी हैं, बेहतर आदमी हैं, लेकिन आस्तीन के साथ डस रहे हैं और उनके मैनेजर साजिशें कर रहे हैं और यकीनन डॉक्टर साहब की ये बात इक़्तिसादी मैनेजर के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुँचेगी। ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा मुल्क की सियासत पर हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सीनियर रहनुमा शाजिया मरी होंगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और जिस बड़े पैमाने पर महंगाई इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा इशू है, पता नहीं, ठीक है, पूरी अपोजिशन लगी हुई है कि जनाब मीडिया बिल सबसे बड़ा मसला है, इस पर भी वैसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ये भी एक हैरानकुन बात है कि महंगाई के हाथों आवाम इतने पिस रहे हैं, लेकिन सियासी जमातें जो बड़ा अवामी कहती हैं उनका ना रद्द अमल सड़कों पे आता है, ना उनका कोई बयानात में बस सिर्फ की हद तक ही इनकी मुज़ाहमत या रह चुकी है। और इसीलिए शायद मैंने कहा ना कि एक ज़माने में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में आवाम के जो ग्रास रूट लेवल पर होती थी, आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े बड़े ड्राइंग रूमों की मीटिंगों, प्रेस कॉन्फ्रेंसों, बयानों में रह गई हैं। बहरहाल एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर शाजिया मरी को मैं देखता हूँ, खैर वो तो इलेक्ट भी उस इलाके से हुई हैं बराह रास्त उन वोटों से, यानी सांगढ़ से। शुक्रिया शाजिया, मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थोड़ी देर पहले देख रहा था। ये जो है अवाम महंगाई के हाथों मुकम्मल तौर पर बेबस हैं और अपोजिशन कम से कम, चले आपके अपने जो भी झगड़े हों अपनी जगह, मगर महंगाई जैसे इशू पर भी कोई मज़ाहमत नहीं, कोई उस तरह की मज़ाहमत यानी जिससे ये जो महंगाई का सैलाब रुक सके। ये क्या वजह है शाजिया बीबी? बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। आपने जिस तरीके से कहा कि मुल्क के हालात जो हैं वो बहुत संगीन है, मुल्क के अंदर आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना है, बिलखुसूस महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और इसके बरक्स अगर लोगों की आप ख़रीदने की ताकत देखें तो वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली जा रही है। यहाँ तक कि खाने पीने की अशिया भी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और 40% घराने ऐसे हैं जो अच्छी ग़ज़ा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये इस वक्त मुल्क के हालात हैं। जहां तक आपने कहा कि ऑपोजिशन इकट्ठी नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो इस चीज़ को इजी ले रही है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बार बार ये चीज़ दोहराई है कि ऑपोजिशन को इकट्ठा होना पड़ेगा इस नाअहल हुकूमत को घर भेजने के लिए, क्योंकि ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही है। और रोज़ बरोज़ जो जालिमाना इनके ऐलानात हैं, जिसमें आपके सामने आज ही जो ऐलान आया है पेट्रोल की मसनूआत के हवाले से, वो भी एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिराया गया है लोगों के ऊपर। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए का इजाफा, डीजल की कीमत में 5 रुपए से ज़्यादा का इजाफा, केरोसिन ऑयल में इजाफा। इससे तो महंगाई में इजाफा होगा, लोगों के जो वैसे ही मुश्किलात हैं इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से, उसमें इजाफा होगा। बेरोजगारी आप जानते हैं कि वो भी उसमें भी इजाफा होता चला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में 16,000 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो मुल्क के हालात पेचीदा से पेचीदा तरीन होते चले जा रहे हैं और ये ज़रूरी है कि ऑपोजिशन इकट्ठा हो। और हमारी भी यही ख्वाहिश है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का तरीक़ेकार है, आपने देखा है कि हमने अपनी मोबिलाइजेशन कैंपेन जारी और सारी रखी हुई है। साउथ पंजाब का जो दौरा था बिलावल साहब का, वो बहुत कामयाब दौरा रहा। लेकिन शाजिया बीबी, आप जो कह रही है कि इस नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन को इकट्ठा होना होगा, और अभी अब कराची में जलसे में भी हज़रत मौलाना फजल रहमान ने कहा, खाकान अब्बासी साहब भी इस तरह कहते रहे, बल्कि आज भी मैं देख रहा था कि कोयटा में मौलाना फजल रहमान ये कह रहे थे कि छुरा घोंपा गया जिसकी सबब PDM यानी अपोजिशन की तहरीक को नुकसान पहुँचा। हज़रत मौलाना तो एक बार नहीं कई बार खुलकर कह चुके हैं, कहते हैं जी इस्तीफ़े देखिए जो है, अगर हम पे कहते हैं जी इस्तीफ़े दें और जब हम इन्हें कहते हैं तो ये इनकारी हो जाते हैं। शाजिया बीबी, मैं चाहता नहीं था कि इस वक्त जो कंट्रोवर्शियल
ख़ास तौर पर किसी कंट्रोवर्सी में आपको लाऊं, लेकिन बहरहाल जब आप अपोजिशन की बात करेंगी तो फिर मुझे इस पर गुफ्तगू तो करनी पड़ेगी ना शादिया मरी। मुजाहिद साहब देखिए, उनका बयानिया जो है वो यकायक अपने तय मतलब अपने ही किसी जो है ना वो एक सब कमेटी बनाई होगी और उधर कोई फैसला किया होगा, क्योंकि जो मेन पीडीएम थी उसमें कभी भी ये बात नहीं हुई थी कि लॉन्ग मार्च से कबल इस्तीफे दिए जाएंगे। इस्तीफे का एक ऑप्शन था और मैंने इसको इतनी मरतबा दोहराया है, मेरा ख्याल है लोग भी इतनी मरतबा इस चीज़ को सुन चुके हैं, लेकिन इसको दोहराना भी ज़रूरी समझती हूँ कि देखिए इस्तीफों का ऑप्शन जो था वो एक लास्ट ऑप्शन था और बिल्कुल ऑप्शन था। देखिए इस्तीफे क्यों दिए जाते हैं? ताकि इस हुकूमत को कोई झटका लगे, ताकि ये हुकूमत जिस निज़ाम पर खड़ी होकर इतरा रही है और लोगों पर जुल्म कर रही है, उनको ये पता चले कि उनको इस्तीफों से नुकसान हुआ है, ना कि अपोजिशन अपना नुकसान कर बैठे। और इसीलिए चेयरमैन बिलावल साहब ने यही कहा कि उसको ऑप्शन ज़रूर रखें, लेकिन उसका इस्तेमाल किस वक्त किया जाए ये सोच समझ कर फैसला किया जाए। लॉन्ग मार्च से कबल इस्तीफों का ऑप्शन पीडीएम के पास कभी भी नहीं था। ऑप्शन था लेकिन ये ऑप्शन नहीं था जिस तरीके से कुछ जमातों ने इसको मुसल्लत करने की कोशिश की। और जहां तक पीडीएम की आप बात करें तो पीडीएम की बुनियाद ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रखी थी और इसी सोच के साथ रखी थी कि इस हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। और उसके अंदर एक बहुत बड़ा अहम जो टूल था जिसको इस्तेमाल करना जरूरी है वो है तहरीक अदम एतमाद। और आप जानते हैं कि इसी बरस मार्च के अंदर सेनेट के इलेक्शन में कितना बड़ा झटका दिया अपोजिशन ने, जब गिलानी साहब सेनेटर मुंतखब हुए और इनके चहीते जो उस वक्त के वजीर खजाना थे उनको शिकस्त हासिल हुई। तो ये चीज़ें हुकूमत ने उस वक्त बहुत तकलीफ देखी और हुकूमत ने बाकायदा इस बात का इतराफ़ किया कि हमें अपोजिशन ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और ऐन उसी वक्त बिलावल साहब ने कहा कि अब अगला मोर्चा हमारा ये होना चाहिए कि हम पंजाब की जो हुकूमत है उसको गिराने के लिए जो कदम है आईनी वो है तहरीक अदम एतमाद, उसका इस्तेमाल करें। और इसके लिए शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब से भी रुजू किया गया कि अब हमें ये कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इसको भी मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से बिलखुसूस दो जमातों ने इसको संजीदा नहीं लिया और इसको इस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, उस पर हमें तशवीश हुई है। अच्छा चलें, आप आमतौर पर इलेक्शन कमीशन के हवाले से यही कहा कि हर इलेक्शन में धांधली होती है, लेकिन मैं देख रहा था कि कंटोनमेंट इलेक्शन ऐसे हुए जिस पार्टी को, बल्कि हुकूमती पार्टी को तो बड़ी शिकस्त हुई, ख़ासतौर पर पंजाब में। सिंध में भी इन्हें कोई ज़्यादा कोई अच्छी कामयाबी नहीं मिली, यानी इसके माने इंतज़ामिया या इस्टेब्लिशमेंट इस इलेक्शन पर तो अंदर नहीं हुई क्योंकि ये कंटोनमेंट के थे। अब अगर आप जब इंतखाबी इस्लाहात पे आ जाएँ, वोटिंग मशीन में खान एक अच्छा स्टेप था, एक पॉजिटिव इस्लाह थी। और आप लोग भी पहले ये समझते थे कि ये जो पुराना निज़ाम है इलेक्शन का, इसको चेंज होना चाहिए, तो इसकी क्यों मुखालफत की जा रही है शादिया बीबी? देखिए, जहाँ तक आपने बात की कंटोनमेंट के इलेक्शंस की, उसमें भी यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात रहे और उस पर आपने देखा कि जो वफाकी वज़रा थे वो किस तरीके से मुदाखलत करते नज़र आए। बावजूद इसके हमने कहा कि एक इलेक्शन प्रोसेस है, उसके अमल को जारी व सारी रहना चाहिए। हमारे जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह। लेकिन जहाँ तक आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की है, देखिए मुजाहिद साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है कि इसमें कंसेंसस की ज़रूरत है। आपको पता है कि गुज़िश्ता जो हुकूमत थी उसने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कमेटी बनाई और उसमें तमाम जमातों के लोग शामिल थे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बड़ी बहस हुई, बड़ा अरसा बहस हुई, बहुत सारे ऑप्शंस को देखा गया और फिर एक मुसव्वदा जो है उन तमाम जो डिस्कशन थी उसके नतीजे में सामने आया, जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 था। अब अगर कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करता है तो एक में हुकूमत बताए, क्योंकि हम बहैसियत अपोजिशन, बहैसियत सियासी जमात एक बड़े अहम स्टेक होल्डर है इसके अंदर, लेकिन हमसे उस तरह की मुशावरत नहीं की जा रही। इस वक्त तो लड़ाई जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ लड़ी जा रही है। इस वक्त तो एक आईनी इदारा जो कि इलेक्शन कमीशन है, पाकिस्तान के आइन के चैप्टर 8 के मुताबिक इलेक्शन का एक पूरा चैप्टर है जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन का क़याम और उसकी ड्यूटीज़ का जिक्र है, जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं, जो कि इंडिपेंडेंट इदारा है। और ये तो पीटीआई भी कहती रही है कि हमें इसको इंडिपेंडेंट रखना है और उसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज पीटीआई के वज़रा
इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये कह रहे हैं कि इसको जला दें, इन्होंने पैसे पकड़े, ये बड़े संगीन इल्जामात हैं। देखिए, हमारा इख्तलाफ किसी इदारे के कॉन्डक्ट पे हो सकता है, लेकिन उसके हवाले से जिस तरीके के बयानात पीटीआई के वज़रा दे रहे हैं, ये रवायत बहुत बहुत गलत रवायत है। ये किसी भी सियासी जमात या सियासी कारकुन को जेब नहीं देता और इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, उसी एक्ट के जो शिक है नंबर 10 उसके तहत उनके पास इख्तियार है कि वो एक्शन लें। मैं तो सिर्फ ये आपके तवज्जुह से कहूंगी कि अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी तमाम जमातों को मिलकर बैठना होगा, कंसेंसस होगा। इलेक्शन कमीशन जो कि इलेक्शन कराने का जामिन है और इलेक्शन जो कराते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, उनके एतराज़ात को भी सीरियसली देखना होगा, क्योंकि उनके एतराज़ात बड़ी संगीन नौयत के हैं। हम चाहेंगे कि जो इलेक्शन है पाकिस्तान में वो फ्री हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, और उसका सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट ये है मुजाहिद साहब कि उसमें किसी किस्म की मुदाखलत ना हो। हाँ, शुक्रिया शाजिया मेरी। आप वैसे तो ज़रा मैं नैब की तरफ भी आना चाह रहा था, लेकिन अब आप लोग का पोजीशन का, सॉरी टू से, जब गवर्नमेंट में होते हैं तो नैब इस तरह आपको एक शफ़ाक़ के दायरा नज़र नहीं आती। अब और शरीफों ने तो इस्तेमाल जिस तरह किया आपको भी इल्म है, और अब खैर इस पर कभी ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू करेंगे। शाजिया मरी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सीनियर रहनुमा हमारे साथ थी, और काले कोटों वालों ने मैं यानी इस तरह तकल्लुफ़ से यानी बेतकल्लुफ़ी से काम लेते हुए कहता हूँ काले कोट वालों को, यानी हमारी बारों का आजकल जो है एक बार फिर अदालतों से ज़्यादा लोग कहते हैं जी सड़कों पे नज़र आती हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट से गुफ्तगू करेंगे। मेरे ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है कि एक बार फिर यानी 2002 के बाद ही मैं देख रहा हूँ बारें यानी कालो कोटे वाले अदालतों में तो गिरज चमक रही हैं, लेकिन सड़कों पर आ गए हैं। और पहले तो मैंने कहा ना कि जो 2002 में जो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जब बारें आई थी तो उनके साथ बेंचें भी थीं, मगर अब 12 बेंचों के ख़िलाफ़ हैं, ख़ास तौर पर जो जजों की तकर्री हुई। खैर वो खातून का मसला जिस पे तनाज़ा खड़ा हुआ था वो तो पस मंज़र में चला गया। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब लतीफ़ अफरीदी साहब हैं, बड़े सीनियर सीजनड लॉयर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। शुक्रिया लतीफ़ अफरीदी साहब। आप वकीलों से गुफ्तगू करते हुए हमेशा वैसे भी डर लगता है, क्योंकि माशाल्लाह दलाइल के सिलसिले में तो आप तो, मैं फीसों पे नहीं जाऊंगा। तो ये जो और तो छोड़िए, किसी जस्टिस गुलजार साहब ने आपकी ये जो सड़कों पर आए इसके बारे में अभी चंद दिन पहले कहा था कि समझ नहीं आ रहा कि इसके मुहर्रिकात क्या हैं। लतीफ़ साहब को बताइए। मुजाहिद भाई, बात ये है कि चीफ साहब ने जो कुछ फरमाया ये बिल्कुल पाकिस्तानी रवायात के ऐन मुताबिक है, और ये पहली बार नहीं कि चीफ साहब फरमाते हैं। हर पाकिस्तानी, इससे पहले भी चीफ जस्टिसों ने और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने और दूसरे जो हुक्मरान तबके हैं या इदारों के बड़े बुजुर्ग हैं, वो जब भी उनको सच्ची बात आप सुना देते हैं या कह देते हैं। लेकिन लतीफ़ अफरीदी साहब, पहले तो आप लोगों ने इन्हीं तसलसल है ना वो चौधरी कोर्टों की बहाली, आप तो साथ खड़े होते थे। बाद में अब अक्सर वो लोग कहते हैं कि आप हमें छेड़ने के लिए इफ्तिखार चौधरी का जिक्र क्यों करते हैं, या वो जो जिनको आप बेंचों ने बहाल कराया, और उसके बाद लोग कहते हैं कि जी हमारे जजेस साहब भी ये क्रेडिट लेने गए कि हम हुकूमतों को गिरा सकते हैं। हालांकि उनका कहते ये थे कि जजेस जो हैं सिर्फ अपने फैसलों में बोलते हैं, अब तो फिर सड़कों पर जलसों जुलूसों में बोलने लगे और आप लोग साथ खड़े थे। अब जस्टिस गुलजार साहब माशाल्लाह एक प्रोफेशनल लॉयर रहे हैं, तरक्की करते हुए मेरिट की बुनियाद पर चीफ जस्टिस बने हैं, कोई इस्टेब्लिशमेंट के तो बंदे नहीं है ना लतीफ़ अफरीदी साहब। नहीं, बात यह है कि गुलजार साहब बहुत बसद एहतराम, लेकिन गुलजार साहब को नहीं मालूम कि हम क्यों कर रहे हैं। गुलजार साहब को अच्छी तरह मालूम है, हमने उनको बता दिया, उन्होंने तो जाके छोड़ के बाहर चले गए, पाकिस्तान से बाहर चले गए। हमारा सिर्फ ये झगड़ा था, ये इख्तिलाफ था कि चूँकि
उसूल आपके फैसले उसके सिलसिले में मौजूद हैं। क्या नाम है, अबुल खैरी का केस था और जनाब असद मलिक का केस था कि जो सीनियरिटी है उसके साथ कॉम्पिटेंस है, उसके साथ एज है, ये है वो है, इन उसूल की बुनियाद पर आप आला अदलिया की तैनाती जो हैं हाई कोर्टों से लेकर लोगों को उठाकर आप उनको सुप्रीम कोर्ट में ले आए। तो उन्होंने उन लोगों को उठाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ले आए जिन्होंने मुशर्रफ की हिमायत की थी, डिक्टेटर की हिमायत की थी, या डिक्टेटर के ये तो पहला काम नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट को अगर हम तारीख में चलते हैं तो मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अयूब खान को उन्होंने जायज़ करार नहीं दिया? लतीफ़ साहब, क्या मुशर्रफ को जायज़ करार नहीं दिया? इकराम लतीफ़ आफरीदी साहब, इस वक्त तो कोई डिक्टेटर का तो कोई तरक्की को नहीं ला रहे ना जजों को। जिगला तो एक आप लोग ह्यूमन राइट और वुमन राइट, ख़ासतौर पर आप लतीफ़ आफरीदी साहब, मैं तो हमेशा जानता हूँ आपको एक तवील अरसे से लड़ते रहे, एक खातून जज जिसको लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा था। और अभी मैं जस्टिस नासरा इकबाल से रुजू किया क्योंकि मैं एक तालिब इल्म हूँ, सहाफ़त का भी, आपकी वकालत का भी, सियासत का भी। उन्होंने कहा कि ये बात तो तय हो चुकी है। उन्होंने एक आर्टिकल का हवाला दिया कि हाई कोर्टों से मेरिट पे जाने के लिए सीनियरिटी ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसमें मेरिट का होता है। और एक खातून जज वो कहते हैं जी ये दरअसल ओवरऑल मर्द जो हैं चाहे किसी भी जगह पहुँच जाएँ, बड़े बड़े ओहदों पर पहुँच जाएँ, किसी शोबे में चलाएँ, ख़वातीन के ख़िलाफ़ होते हैं। आफरीदी साहब, नहीं ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि ख़वातीन पे हमें किसी भी खातून पे बशमूल आयशा मलिक पे हमें कोई एतराज़ नहीं। और हमने बबांगे दोहल कहा था कि औरतें जो है औरतों के लिए आईन में तरमीम करो, औरतों की तादाद मुकर्रर करो। कम अज़ कम मैंने तजवीज़ किया कि 5 औरतें जो है सुप्रीम कोर्ट में और जजेस होनी चाहिए और 5 मजीद जज जो और जो है कम से कम 10 जजों की फौरी तौर पर इजाफा किया जाए। हम तो औरतों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, फीमेल जजेस के ख़िलाफ़ नहीं हैं। अलबत्ता जिस तरीके से उनको तैनाती की जा रही है, हम उस तरीक़ेकार के मुखालिफ हैं और उसकी मुखालफत करते रहेंगे। तो लतीफ़ आफरीदी जैसे सीनियर सीजन लॉयर से, चाहे मेरे उनसे मेरे ख़ास ताल्लुक़ पर कितनी भी बहस की जाए, उनसे तो फिर हार नहीं है ना मुझे। लेकिन ज़रा ख़वातीन में हमारी जस्टिस साहिबा जो आ रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उस हवाले से बहरहाल इस पहलू को ज़्यादा उजागर किया गया कि ख़ातून होने की हैसियत से ज़्यादा उनकी मुखालफत की गई। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।